दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो थर्ड चैप्टर होता है मानवजन, ये चैप्टर आपका चल रहा था और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक देख लिया था और आज ये आपका लास्ट लेक्चर रहने वाला है, यानी कि इस चैप्टर को हम लोग इसी लेक्चर में समाप्त करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही में यदि आप लोग इस चैप्टर से पूरी तरीके से पूरा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोग हर एक लेक्चर को इसको देखो। केवल 6 लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया बहुत ही आराम से। तो आप लोग आराम से देख करके समझ सकते हो और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जो लेक्चर नंबर 6 में जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको हम देखना शुरू कर देते हैं। उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। लाइक करने में कौन सा आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, एक बार में आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है और साथ ही में इंग्लिश प्लस हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाता है। चार्ज रहने वाला है 499 और साथ ही में व्हाट्सएप नंबर हमारा हो जाता है 9793 जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, वहाँ पर उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं मानवजन चैप्टर के बारे में। लास्ट जो लेक्चर रहने वाला है उसमें किन टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें समझा है मानवजन के बारे में, नरजन तंत्र के बारे में, फिर महाजन तंत्र के बारे में, फिर नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, शुक्राणु का उसके बारे में समझा है। फिर आपका जो मादा युग्मक होता है यानी कि अंड जनन किस प्रकार से होता है उसको भी समझ लिया है। अब हम लोग इसमें फिर उसके बाद फिर लास्ट में हमने समझा था आतर चक्र या फिर रजोधर्म के बारे में। अब हम लोग समझने वाले हैं निषेचन के बारे में, यानी कि इसमें निषेचन किस प्रकार से होता है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बन ही चुके हैं। अब निषेचन की प्रक्रिया इसमें हो जाएगी, तो कैसे होती है आइए समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो इसमें बताओगे आप लोग कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु के मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयन से युग्मनज टूयन बनने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि नर युग्मक जो कि शुक्राणु होता है और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु होता है के साथ में मिलने से जो युग्मनज टूयन की बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। निषेचन के लिए नर मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म को मादा जनन पाथ पर स्खलित करता है और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है और निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं और अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक जब मिलता है जिसके फलस्वरूप आपका टूयन यानी कि गुणित युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप लोग पढ़ोगे ना आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी प्रकार से इस नोट्स को बनाया गया ताकि आप लोग बिल्कुल आराम से सारी चीज़ों को समझ जाओ। तो निषेचन में मैंने एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। निषेचन में आप बताओगे कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु के मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ संलयन से युग्मनज यानी कि टूयन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका जो शुक्राणु होता है आपका एन होता है, अंडाणु भी आपका एन होता है। जब दोनों मिलेंगे एन प्लस एन यानी कि टूयन यानी कि युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग निषेचन बोलेंगे। निषेचन के लिए जो नर मैथुन क्रिया द्वारा जो होता है स्पर्म को मादा जनन पाथ पर स्खलित कर देता है और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, जो कि आप पहले से जानते हैं। ये शरीर के अंदर निषेचन होगा तो हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं। निषेचन की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन नलिका में होती है और शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंच जाते हैं और अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ जब शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक मिलता है जिसके फलस्वरूप आपका टूयन यानी कि गुणित युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। अब निषेचन के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको अब हम लोग को समझना है। निषेचन के बाद की प्रक्रियाओं को समझने से पहले आप लोग समझेंगे निषेचन के महत्व के बारे में कि निषेचन का महत्व क्या होता है। तो इसमें आप बताओगे कि निषेचन द्वितीयक अंडक को अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि जो बोल सकते हो जो अंडक होता है इसको अर्धसूत्री विभाजन तभी होता है जब निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन के पहले महत्व में आप बताओगे निषेचन जो होता है वो द्वितीयक अंडक को अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा पॉइंट आप बताओगे कि निषेचन द्विगुणित अवस्था यानी कि अर्थात मनुष्य में 2 यानी कि 46 गुणसूत्रों की पुनः स्थापना करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एन होता है उसमें 23 होता है, यानी कि जो नर युग्मक होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और जो मादा युग्मक होता है उसमें भी आपका 23 होता है। जब दोनों आपस में मिलेंगे
तो निषेचन होगा और निषेचन से आपके क्षय गुणसूत्र की पुनर्स्थापना हो जाएगी, यानी कि नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो और उसके बाद तीसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि यह दो जनकों के गुणों को मिला करके अनुवांशिक विविधता पैदा करता है। तो इस प्रकार से निषेचन का महत्व भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग समझने वाले इसमें कि निषेचन जब प्रक्रिया हो जाएगी फिर उसमें प्रारंभिक विदलन व अंतरारोपण किस प्रकार से होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं, यानी कि प्राइमरी क्लीवेज एंड साथ ही में इम्प्लांटेशन कैसे होता है। आइए अब हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी के इस्मस वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है, और साथ ही में आगे बताओगे आप लोग कि अंडवाहिनी के सीलिया युग्मनज को अंडवाहिनी में गर्भाशय की दिशा में ढकेलने का कार्य करते हैं, और इसी गति के दौरान युग्मनज में आपका विदलन होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका 8 से 16 कोरक खंडों यानी कि ब्लास्टोमेर्स वाला भ्रूण तूतक या मोरुला कहलाता है। 8 से 16 जो कोरक खंडों वाला भ्रूण होता है वो आपका मोरुला कहलाता है। फिर आपका होता है ट्रोफोब्लास्ट स्तर। अब गर्भाशय भित्ति के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम से संलग्न हो जाता है तथा अंतर कोशिका समूह अब भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। फिर आप लोग इसमें आगे बताओगे कि ब्लास्टोसिस्ट के संलग्न होने पर गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती हैं। इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट जो आपका होता है एक गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंस जाती है और यह अंता स्थापित हो जाती है। यही आपका अंतारोपण कहलाता है, यानी कि जब वो जो भ्रूण होता है वो पूर्ण रूप से वहां पर जाकर के स्थापित हो जाता है, उसको ही हम लोग अंतरारोपण बोलते हैं। और विदलन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब क्या बताया था मैंने आपको कि इसी दौरान जो होता है ये अंडवाहिनी जो सीलिया होते हैं ये युग्मनज को अंडवाहिनी में गर्भाशय की दिशा में ढकेलने का कार्य करते हैं, और इसी गति के दौरान क्या होता है कि युग्मनज में विदलन होते हैं। तो विदलन की प्रक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी, और साथ ही में अंतरारोपण भी किस प्रकार से होता है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इस प्रकार से अंतरारोपण के बाद में फिर शिशु जो आपका होगा, जो कह सकते हैं कि जो भ्रूण होगा वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और शिशु में बदल जाएगा, और फिर शिशु में बदल जाने के बाद में फिर उसमें प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है उसको भी आइए समझ लेते हैं। प्रसव यानी कि संतान को उत्पन्न किया जाता है, जब निकलता है संतान मादा शरीर से, उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। प्रसव को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं पार्टेशन, क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या फिर ऑपरेशन कहा जाता है। इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं होती हैं आइए समझ लेते हैं। पहली अवस्था में क्या होगा कि गर्भाशयी ग्रीवा में फैलाव या प्रसरण शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ कराता है, और साथ ही में एमनियन इस समय फट जाती है और वह अमनियाटिक द्रव जो होगा वो बाहर आने लगता है। तो इस प्रकार से पहली अवस्था होती है। पहली अवस्था में क्या होगा, पहली अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव होगा और साथ ही में प्रसरण शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ कराता है, और साथ ही में जो आपका एमनियन होता है वो इसमें फट जाएगी और एमनियाटिक द्रव्य जो होगा वो बाहर आने लगता है। दूसरी अवस्था में शिशु जन्म की है, जिसमें शिशु के स्वस्थ श्वसन प्रारंभ कर देने के बाद नाभिनाल काटा जाता है, यानी कि जन्म होने के बाद फिर नाभिनाल काटा जाता है। तीसरा आपका इसमें होता है, तीसरी अवस्था में अपराभी गर्भाशय से योनि के रास्ते बाहर निकल आता है, और प्रसव एक जटिल तंत्र की अंतरस्रावी क्रियाविधि होती है। तो इस प्रकार से प्रसव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें आपका लास्ट जो टॉपिक बचा है वो आपका है दुग्ध श्रावण या फिर लैक्टेशन, यानी कि संतान उत्पन्न होने के बाद फिर उसको दूध पिलाया जाता है, तो इसलिए दूध श्रावण और लैक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आप बताएं कि सहगर्भता के समय स्त्री की स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते हैं तथा स्तन ग्रंथियों में हुए विघटन के कारण यह आपका सहगर्भता की समाप्ति के आने पर दूध श्रावण प्रारंभ कर देती है। और शिशु जन्म के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, शिशु जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध का उत्पादन व श्रावण दूध श्रावण कहलाता है। और फिर तीसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि मानवीय दूध में शिशु के पोषण के लिए पोषक पदार्थों का आदर्श संतुलन होता है। और चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि दूध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाला जो दूध होता है वो प्रथम स्तन या फिर खीस कहलाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दूध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाला जो दूध होता है वो प्रथम स्तन या फिर खीस कहलाता है। ये भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आपका जो चैप्टर था मानवजन पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको मानवजन के बारे में पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार से नर जनतंत्र होता है, माँ जनतंत्र होता है, नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, आंतरचक्र किस प्रकार से होता है, फिर निषेचन किस प्रकार से होता है, कह सकते हैं आप लोग प्रारंभिक विलयन व अंतरारोपण किस प्रकार से होता है, प्रसव किस प्रकार से होता है, दूध श्रावण या लैक्टेशन किस प्रकार से होता है, पूरी जानकारी हम लोगों ने इस चैप्टर में कंप्लीट कर ली है।
और ये आपका जो चैप्टर था मानवजन चैप्टर, ये आपका पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आकर इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग आकर के इस वीडियो से जुड़ें, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सपोर्ट दिखाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।